हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स का सेकेंड लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोग ठीक है टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में हमने बात किया था। आपको याद होगा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। फिर हमने देखा था लास्ट में रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए माय डियर देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज़ है। ठीक है, इससे हमें क्या मालूम चलता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप 3-4 टाइप के इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन आपका है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसके बाद जो आप दूसरा इक्वेशन पढ़ेंगे वो आपका आएगा यूलर्स इक्वेशन। फिर थर्ड में हम लोग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फिर बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये चारों इक्वेशन से जनरली सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन चारों इक्वेशन में से एक इक्वेशन के बारे में तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन सिर्फ बेसिकली ये रहता है कि ये जो चारों इक्वेशन है तो ये किसका कंजर्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है हमें। ठीक है, तो देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इस इक्वेशन का ये कहना है कि किसी भी सेक्शन पर जो मास फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे फ्लो हो रहा है, मान लीजिए किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, तो उसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर मास फ्लो रेट सेम रहेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। इसे ही हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये बताता है कि मास कंजर्व रहेगा, किसी भी सेक्शन पर मास कंजर्व रहेगा, वो सेम मास रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो यही हमें मास के कंजर्वेशन के बारे में यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है माय डियर, दिस इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इक्वेशन गिव्स कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए अब इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि इसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे 3D के लिए, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए, फिर देखेंगे 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, एंड फिर देखेंगे हम लोग लास्ट में कि 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या होगा। ठीक है, और जितना भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा वहाँ से एग्ज़ाम में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आइए देखिए, तो यदि बात किया जाए इन जनरल इन 3D फ्लो के बारे में यदि बात किया जाए इन जनरल इन 3D फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो में, ठीक है, मान लीजिए कि कोई फ्लो 3 डायमेंशन में हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, उस फ्लूइड का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल u इंटू आई कैप प्लस स्मॉल v इंटू जे कैप प्लस स्मॉल w इंटू के कैप। ये हमारा v क्या है? दिस v इज आवर टोटल वेलोसिटी वेक्टर। इस v को हम क्या कहते हैं? टोटल वेलोसिटी वेक्टर। मतलब उस फ्लूइड का टोटल वेलोसिटी कितना है या रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है, तो ये आप लिखेंगे कैपिटल V में। फिर ये किसके बराबर होगा? तो u इंटू आई कैप प्लस v इंटू जे कैप प्लस w इंटू के कैप। अब ये क्या है? ये भी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, बट किस डायरेक्शन में? तो इसमें देखिए आई कैप लगा हुआ है, तो आई कैप क्या है? ये है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में। यानी स्मॉल u क्या है? तो दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। तो किसका कंपोनेंट? इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये x डायरेक्शन में। उसी तरह स्मॉल v क्या होगा? तो स्मॉल v
ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है इन वाई डायरेक्शन। उसी तरीके से स्मॉल w क्या है, तो ये इसका इस टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट है इन जेड डायरेक्शन। ओके, तो ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पर सब सारे पॉइंट्स को लिख दे रहा हूँ वेयर, या एक सेकेंड रुक जाइए। तो ये तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। यदि आप इस टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको सभी टर्म्स के बारे में लिख दे रहा हूँ। वेयर कैपिटल V इज टोटल वेलोसिटी वेक्टर, टोटल वेलोसिटी वेक्टर। स्मॉल u क्या है माय डियर, सो स्मॉल u इज द वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, फिर देखिए स्मॉल v क्या है, स्मॉल v इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन। उसी तरह स्मॉल w क्या है, दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखिए, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल u क्या है, तो स्मॉल u है वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा होगा तो वहाँ पर जो वेलोसिटी हमें मिलेगा वो स्मॉल u से हम डिनोट करेंगे। तो ये स्मॉल u वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है, तो वेलोसिटी फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्मॉल u किसका फंक्शन होगा, x और t का। x मतलब u क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम जो टेकन होगा उसका फंक्शन होगा। उसी तरीके से स्मॉल v किसका फंक्शन होगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ y एंड t। स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, तो ये किसका फंक्शन होगा, y का, दैट मीन्स y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड टाइम का फंक्शन होगा। उसी तरह स्मॉल w किसका फंक्शन होगा, z एंड t का। सो ओवरऑल माय डियर अगर बोला जाए कि u v w ये तीनों किसका फंक्शन होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर ये तीनों x y z और t का फंक्शन होगा। यही कहेंगे, ये तीनों मिलके किसका फंक्शन होगा, x y z एंड t का फंक्शन होगा। और अब यहाँ पर देखिए टोटल वेलोसिटी v में तीनों कंपोनेंट आ रहा है, सो दैट मीन्स कि ये तीनों मिलकर हमें क्या दे रहा है, टोटल वेलोसिटी। सो टोटल वेलोसिटी विल बी फंक्शन ऑफ x y z एंड t। टोटल वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, तो चार चीज़ का फंक्शन होगा, x y z एंड t का फंक्शन होगा। कोई भी दिक्कत यहाँ तक समझने में जी? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी के बारे में कि 3 डायमेंशनल में यदि फ्लो हो रहा होगा तो वहाँ पर टोटल वेलोसिटी या आप रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैंने आपको तरीका बताया। मान लीजिए माय डियर कि 3 डायमेंशनल फ्लो नहीं हो रहा है, 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, तो 2 डायमेंशनल में क्या होगा, z डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ आपका 2 डायरेक्शन में फ्लो है, दैट मीन्स 2 डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आप w देख रहे हैं वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स उस टाइम v बराबर क्या बचेगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। क्लियर, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। तो अब यहाँ से देखिए, इन 2D फ्लो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इन 2D फ्लो अगर 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर आप वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, u i कैप प्लस v j कैप। ठीक है,
और फिर टोटल वेलोसिटी को आप कैसे लिखेंगे, यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2D फ्लो का मतलब है कि स्मॉल w 0 हो चुका है, यानी z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 0 है। हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि बाबू 2 डायमेंशनल फ्लो है बट x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 0 है। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो उस टाइम u 0 हो जाएगा और w आप यहाँ पर लेंगे, दैट मीन्स तो आप क्या लिखेंगे, वी जे प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जैसा बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें पता हो चुका है। ठीक है, कि 3 डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा, 2 डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। अब आइए इस चीज़ पर मूव करते हैं। आपने देखा अभी मैंने सिर्फ ये बताया है अभी तक कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताएगा। इसका कहना है कि फ्लो में सभी पॉइंट्स पर मास कंजर्व रहेगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, आइए यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। और जनरली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ। आइए देखिए, तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करूँगा, डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं बस आपको यहाँ पर 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मैं आपको ड्राइव कर दूंगा उसी इक्वेशन से। ठीक है, तो आइए देखिए, जो 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा वो देखिए किस फॉर्म में आता है, डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो भी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। यही है आपका 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। दिस इज योर 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन, 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन। और माय डियर फ्रेंड, आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो आपको बताना था कि कौन सा एक्सप्रेशन 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके कुछ इंपॉर्टेंट केस लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 1, मान लीजिए कि कहीं पर फ्लो हो रहा है और वो फ्लो एसटीडी फ्लो है, एसटीडी फ्लो। तो एसटीडी फ्लो के केस में हमारा 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो याद कीजिए थोड़ा सा, एसटीडी फ्लो में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेक्शन पर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, ठीक है, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये सभी क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेक्शन पर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जो आप टर्म यहाँ पर देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टर्म क्या है, दिस टर्म इज द चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ये तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि स्टेडी फ्लो है। दैट मीन्स इस टर्म का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, डेल रो बाय डेल टी 0 हो जाएगा स्टेडी फ्लो के केस में। और जब स्टेडी फ्लो के केस में ये वैल्यू 0 हो रहा है तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा, यानी सेम यही इक्वेशन रहेगा, बस ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आपका 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा अब, सो डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो भी
प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही है माय डियर आपका 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टीडी फ्लो। दिस इज योर 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टीडी फ्लो, फॉर स्टीडी फ्लो। मतलब स्टीडी फ्लो के लिए 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, यही वाला होगा। अगर क्वेश्चन में आपको स्टीडी फ्लो दिया हुआ है एंड 3 डायमेंशनल फ्लो है तो उस टाइम आप कंटिन्यूटी इक्वेशन यही वाला यूज करेंगे। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए दूसरा केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 फॉर स्टीडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर स्टीडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। अगर फ्लो आपका स्टीडी तो है ही और साथ ही साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी है, अगर आपका फ्लो स्टीडी तो है ही और उसके साथ साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी है, इसका क्या मतलब है। इनकॉम्प्रेसिबल के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि डेंसिटी कांस्टेंट होगा, और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब ये होता है कि वहाँ पर लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि वहाँ पर लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा, इसका मतलब कि डेंसिटी कांस्टेंट होगा। ओके, तो अगर ये फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका क्या होगा, आइए देखिए। तो स्टीडी फ्लो के केस में माय डियर, स्टीडी फ्लो के केस में तो हमने देख लिया है कि हमारा ये इक्वेशन आएगा। अब इसी इक्वेशन में यदि वो इनकॉम्प्रेसिबल भी हो जाए तो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी क्या होगा माय डियर, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट होगा। और जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा, डेंसिटी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा। तो डेंसिटी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तीनों टर्म से डेंसिटी कॉमन आ जाएगा। तो डेंसिटी कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। डेंसिटी तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या 0 होगा, तो जो अंदर में रिमेनिंग टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड will be equal to 0, and this is your 3D continuity equation for steady and incompressible flow. This is your 3D continuity equation for steady and incompressible flow. इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, बात समझ में आ गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर फ्लो आपका स्टीडी है और साथ ही साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी है, मतलब आप ये देख रहे हैं कि किसी सेक्शन में किसी पाइप से फ्लो हो रहा है और वो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल है। और फिर वहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि फ्लो आपका स्टीडी है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन ये लिख लेंगे, आप इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये 3D के लिए है। अगर 2 डायमेंशनल के बारे में बात किया जाए, यहीं से अगर 2 डायमेंशनल के बारे में बात किया जाए, सेम फ्लो के लिए, स्टीडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए 2 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, किसी एक डायरेक्शन में हम 0 कर लेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये टर्म 0 हो गया,
तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल भी बाय डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आइए देखिए, सो आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल भी बाय डेल वाई विल बी ज़ीरो। ये भी आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है, बट ये किसके लिए है, ये है माय डियर टू डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन, टू डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, कहीं पर भी फ्लो हो रहा है, कहीं पर भी आप देखते हैं अपने आसपास कि फ्लो हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि वहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। मतलब वहाँ पर आप इन सभी इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर ये कंडीशन रहेगा तो इसको यूज़ कर लेंगे या इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे थ्री डायमेंशनल के लिए। बात समझ में आ रहा? तो कहीं पर भी यदि फ्लो हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन वहाँ पर सेटिस्फाइड हो चुका है, तभी फ्लो हो रहा है। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं होने का क्या मतलब है वो समझिए। मान लीजिए किसी पाइप में या कहीं किसी सेक्शन में टू डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर आप इन दोनों टर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर उसको प्लस कर देंगे, तो अगर वो वैल्यू जीरो के बराबर आ जाता है, मतलब ये है कि वहाँ पर कंटिन्यूटी सेटिस्फाइड है। और कंटिन्यूटी जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी फ्लो पॉसिबल होगा, तभी फ्लो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर होगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर उस लिक्विड का फ्लो पॉसिबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट मैं आपको लिख दूंगा, फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, चलिए, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे थ्री डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वन डायमेंशनल। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपसे पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल में आपको थ्री डायमेंशनल नहीं पूछा जाएगा, आपको या तो टू डायमेंशनल पूछा जाएगा, यानी या तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे या आप वन डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग वन डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आप टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल, इसी दोनों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी दोनों से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आइए माय डियर, अब इसके आगे मूव करते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, आप बस यहाँ पर ध्यान से समझिए। चलिए, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, वन डायमेंशनल। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर स्टेडी फ्लो के लिए बोला जाए तो स्टेडी फ्लो के लिए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये अगर थ्री डायमेंशनल रहेगा तो ये तीनों रहेगा, टू डायमेंशनल रहेगा तो ये दोनों हो सकता है, अगर वन डायमेंशनल हो तो सिर्फ कोई एक होगा, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। एकदम ध्यान से समझिए, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वन डायमेंशनल का मतलब है अगर एक ही अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप बोलेंगे कि सर ये टर्म वहाँ पर रहेगा, बाकी का वाई और जेड वाला जीरो हो जाएगा। अगर टू डायमेंशनल फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि एक्स और वाई में फ्लो हो रहा है तो जेड में नहीं हो रहा होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि वाई और जेड में फ्लो हो रहा है, एक्स में नहीं हो रहा है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देके
चलना है लेके, ठीक है। तो देखिए, तो आपने क्या देखा कि डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल एक्स रो भी प्लस डेल बाय डेल दिस इज वाई प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ये किसके लिए होगा? तो ये है आपका 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। अब देखिए, अब यहीं से आपको देखना है, मतलब स्टेडी फ्लो के केस में ही वन डायमेंशनल फ्लो क्या होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये टर्म सिर्फ बच रहा है, बाकी ये दोनों 0 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ आपका ये बचेगा, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो डेल बाय डेल एक्स रो यू इज इक्वल टू 0। सिर्फ आप ये लिखेंगे किसके लिए? तो ये होगा फॉर वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए है ये? फॉर स्टेडी फ्लो। बात समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ध्यान देंगे आप। डेल बाय डेल एक्स रो इंटू, यहाँ पर u है, हम लोग क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस u के जगह पर हम लोग सिंपली v लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये एरिया कहाँ से आ गया। तो माय डियर, हमने बस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया है। एरिया तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एरिया आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बात एक ही है। अब उस एरिया को जो कि कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, अंदर लेके आ जाएंगे। तो अंदर में क्या हो गया, रो ए भी एंड इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, इस टर्म का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस टर्म विल बी कांस्टेंट, ये टर्म आपका कांस्टेंट होगा। फिर देखिए, फिर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि सर यहाँ पर u था, आपने भी क्यों लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर u की जगह पर आपने भी क्यों लिखा। तो माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पर देखिए, वन डायमेंशनल इक्वेशन है, तो वन डायमेंशनल इक्वेशन के लिए टोटल वेलोसिटी आप क्या पढ़ते हैं? टोटल वेलोसिटी बराबर पढ़ते हैं u² प्लस v² प्लस w² का स्क्वायर रूट। अब चूंकि वन डायमेंशनल है तो आपका v 0 हो चुका है, w भी 0 हो चुका है, तो ये दोनों तो 0 हो गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u² का स्क्वायर रूट, यानी u के बराबर होगा ना जी। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वन डायमेंशनल के लिए u के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। एंड आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि रो ए भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ से आपको क्या निकल के सामने आ रहा है, रो ए भी विल बी कांस्टेंट। और ये टर्म और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से देखना है। ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिला है, ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये था आपका वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये भी क्या होगा, वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। दिस इज योर वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं रो ए भी बराबर कांस्टेंट, इस इक्वेशन को हमने क्या कह दिया, वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। किसके लिए, स्टेडी फ्लो के लिए। अब पहले हमें ये देखना है कि ये जो टर्म है इसका क्या कहना है, ये टर्म हमें क्या देगा, ठीक है। तो आइए अब ये चीज़ देखने के लिए ये टर्म हमें किस चीज़ का वैल्यू देगा,
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका यूनिट चेक करते हैं। आइए देखिए माय डियर, रो इंटू ए इंटू भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो पहले इस रो का यूनिट देखिए, डेंसिटी का यूनिट आप जानते हैं केजी पर मीटर क्यू होता है, इंटू एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए, ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर का पावर 3 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, तो ये हमें क्या मिल रहा है, केजी पर सेकेंड। यानी ये जो टर्म आप देख रहे हैं रो ए भी, ये हमें किसका यूनिट दे रहा है, केजी पर सेकेंड दे रहा है। केजी पर सेकेंड का मतलब क्या है, मास बाय टाइम दे रहा है हमें। केजी पर सेकेंड का मतलब क्या है, मास बाय टाइम। ये हमें m बाई टी दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, m बाई टी दे रहा है मतलब किसी चीज़ में हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, हमें वहाँ पर क्या मिलता है, उस चीज़ का रेट मिल जाता है। यानी केजी पर सेकेंड को आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, या आप इसे रेट ऑफ मास फ्लो भी कह सकते हैं, रेट ऑफ मास फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी देखिए माय डियर फ्रेंड, रो ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और रो ए भी को हम लोग क्या कहते हैं, मास फ्लो रेट कहते हैं। दैट मीन्स मास फ्लो रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या मतलब है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास दे रहा है कि नहीं, क्या कहना है, देखिए कि मास फ्लो रेट जो होगा मतलब केजी पर सेकेंड, ठीक है, जो मास फ्लो रेट होगा वो हर सेक्शन पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए मैंने वहाँ पर लिखा था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, हमें मास के कंजर्वेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में बात किया जाए, ठीक है। हम लोग काफ़ी डिटेल्ड वे में यहाँ बात करेंगे, वन बाय वन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या स्टेटमेंट होगा। तो आपने ओवरऑल लास्ट में 1D कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देख लिया, ठीक है, और वो क्या है, रो ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और रो ए भी का यूनिट आपने चेक किया तो उसका यूनिट क्या आ रहा है, उसका यूनिट आ रहा है केजी पर सेकेंड। इसका मतलब है कि रो ए भी क्या है, वो है मास फ्लो रेट। यानी पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में माय डियर, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं पर भी आप रो ए भी देखेंगे, आज के बाद कहीं पर भी आप रो ए भी देखेंगे, मतलब डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, कहीं पर भी देखेंगे लिखा हुआ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मास फ्लो रेट है, मतलब मास बाय टाइम है वो, ठीक है। आइए, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि रो ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। इसे हम लोग वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। और इस रो ए भी को हम लोग क्या कहते हैं, एम डॉट। एम डॉट का मतलब क्या है, मास फ्लो रेट। एम डॉट क्या है जी, मास फ्लो रेट। अब इस चीज़ का मतलब समझिए, ठीक है। तो पहले इसका मैं आपको लिख दे रहा हूं, दिस स्टेट्स दैट rate of mass flow at any section must be same, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। और यहीं से आपको पता चल रहा है कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। मतलब इस इक्वेशन का ये कहना है कि अगर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में जो रेट ऑफ मास फ्लो होगा, ठीक है, मतलब एम डॉट या एम बाई टी, वो
किसी भी सेक्शन पर सेम होना चाहिए, एट एनी सेक्शन, कोई भी सेक्शन आप ले रहे हैं वहाँ पर सेम होना चाहिए, इसका मतलब समझिए आप, ठीक है। आइए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं माय डियर। मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, और एक पाइप का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है। ये आपका पाइप है, इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है आपको। तो इस पाइप में कोई भी दो सेक्शन लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने सेक्शन यहाँ पर एक लिया और एक सेक्शन आपने यहाँ पर लिया। दिस इज वन सेक्शन, वन सेक्शन, एंड दिस इज योर टू सेक्शन। तो हमने दो सेक्शन लिया, तो इस दोनों सेक्शन पर जो मास फ्लो रेट होगा वो सेम होना चाहिए। रेट ऑफ मास फ्लो एट एनी सेक्शन, रेट ऑफ मास फ्लो किसी भी सेक्शन पर सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि 5 kg पर सेकेंड इंटर कर रहा है तो यहाँ पर भी 5 kg पर सेकेंड बाहर निकलना चाहिए। मतलब एक सेकेंड में यदि यहाँ से 5 kg मास इंटर कर रहा है तो यहाँ पर भी एक सेकेंड में 5 kg मास बाहर निकलना चाहिए। तभी तो आप बोलेंगे कि मास फ्लो रेट यहाँ दोनों सेक्शन पर सेम है। बोलेंगे ना जी कि मास फ्लो रेट क्या है, दोनों सेक्शन पर सेम है, यानी मास कंजर्व है। मास कंजर्व का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ केजी, कि 5 kg इंटर किया 5 kg, नहीं, सेकेंड बोलना पड़ेगा। एक सेकेंड में 5 kg इंटर कर रहा है ना जी, तो उतना ही एक सेकेंड में यहाँ पर भी मास बाहर निकलेगा, इसीलिए बोला गया है मास फ्लो रेट या रेट ऑफ मास फ्लो। अब आइए देखिए, मान लीजिए कि इस सेक्शन पर आपका डेंसिटी ρ1 है और इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो A1 है और यहाँ का वेलोसिटी V1 है। फिर यहाँ पर फ्लूइड का, यहाँ पर जो लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो मान लीजिए यहाँ पर डेंसिटी ρ2 है, एरिया यहाँ पर घट गया है A2 और वेलोसिटी V2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, चूँकि आप देख रहे हैं कि सेम मास फ्लो रेट है, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो चुका है, तभी जाके फ्लो होगा, मतलब फ्लो पॉसिबल है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है हमारा कि रो ए भी हर जगह कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी रो ए भी का वैल्यू जितना वन सेक्शन पर होगा उतना ही टू सेक्शन पर होगा, उतना ही टू सेक्शन पर होगा। सो दिस इज द continuity equation and this gives the conservation of mass. ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लिया, रो ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आइए, अब यहाँ पर हम लोग दो फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, एक तो कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड अदर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो दोनों केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, आइए देखते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, वी नो रो ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, केस 1, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। जनरली स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में जो फ्लूइड दिया हुआ है वो इनकम्प्रेसिबल है या कॉम्प्रेसिबल है, मतलब लिक्विड है या गैस है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, लिक्विड, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, लिक्विड। अगर फ्लूइड लिक्विड है तो उस टाइम क्या होगा, तो पहला केस ये है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सभी चीज़ों को। फिर हम लोग केस 2 देखेंगे कि अगर फ्लूइड आपका कॉम्प्रेसिबल हो, दैट मीन्स गैस हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। तो आइए देखिए, तो फर्स्ट केस में हमने क्या माना है, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है
कि डेंसिटी कांस्टेंट होगा, यानी उस लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं करेगा। तो अब आप देखिए डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब ρ1 बराबर क्या होगा, ρ2 होगा। अगर दो पाइप है इस तरीके के, ठीक है, दिस इज योर सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2, और यहाँ से यदि लिक्विड का फ्लो हो रहा है, पाइप में यदि लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर लिक्विड का डेंसिटी जितना यहाँ पर होगा उतना ही डेंसिटी यहाँ पर होगा, दैट मीन्स दोनों डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। एरिया यहाँ पर तो डिफरेंट है, दिस इज A1, दिस इज A2। उसी तरह वेलोसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, V1 V2। तो यहाँ पर अब आप कंटिन्यूटी यूज़ कर लीजिए, ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2, यही आप लिखते हैं। लेकिन चूंकि लिक्विड का केस है तो ρ1 ρ2 दोनों बराबर है आपस में, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन का देखिए कौन सा फॉर्म आ गया, A1 V1 बराबर A2 V2। इसका मतलब है कि A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया यहाँ पर A1 है और वेलोसिटी V1 है, तो A1 V1 बराबर क्या लिखेंगे आप, यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का वेलोसिटी, दैट मीन्स A2 V2, ठीक है। तो इसे अब हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन कहेंगे, किसके लिए, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वन डायमेंशनल के केस में। अगर वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है और वहाँ पर अगर लिक्विड है, तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप A इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि रो कांस्टेंट हो चुका है इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। तो ये रो जब कांस्टेंट होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, दैट मीन्स A इंटू V बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, 1D continuity equation for incompressible fluid, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं हम लोग, यानी A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखेंगे माय डियर, मान लीजिए कि आपका पाइप, ये वाला पाइप, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक पाइप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये टैपर्ड पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो सेक्शन ले लीजिए, दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2। तो आप देख कर ही आसानी से बोल सकते हैं कि सर इस सेक्शन का एरिया ज़्यादा है, इस सेक्शन का एरिया कम है, यानी क्लियरली दिख जा रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा, अब उसका वेलोसिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों का वेलोसिटी किस सेक्शन पर ज़्यादा होगा। तो काफ़ी आसान है माय डियर। यहाँ से देखिए A इंटू V क्या है, कांस्टेंट, यानी एरिया बराबर आप क्या लिखेंगे, यानी एरिया क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/A होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि A प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/V, या V प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, इसका मतलब क्या है माय डियर, इसका देखिए मतलब क्या है। अगर एरिया इंक्रीज करता है, अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। जो इंक्रीज करेगा मैं उसको ऊपर की तरफ एरो दिखाऊंगा, और जो डिक्रीज कर रहा होगा उसको डाउनवर्ड एरो दिखाऊंगा। तो अगर कहीं पर एरिया बढ़ रहा होगा तो वहाँ पर वेलोसिटी घट रहा होगा। बस एरिया देखना है आपको, एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक चीज़ आप लिखेंगे कि अगर एरिया घट रहा होगा तो वेलोसिटी वहाँ पर क्या होगा,
वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से 2 तक जाने में माय डियर, 1 से 2 तक जाने में आप क्या देख रहे हैं, एरिया घट रहा है। तो 1 से 2 तक जाने में एरिया घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी v2 है, इसका मतलब है कि यहाँ का वेलोसिटी यहाँ से ज़्यादा होगा। सो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। सो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। यही तरीका है माय डियर। अगर कोई भी एक चीज़ आपको दिया रहेगा तो आप आसानी से अदर चीज़ को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आप इतना ना करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स a1 v1 बराबर आप क्या लिखेंगे, a2 v2, a2 v2। अब आप खुद सोचिए, अब आपको यहाँ पर खुद सोचना है, इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि a1 ज़्यादा है, a1 ज़्यादा है, a2 क्या है, कम है, a2 कम है, ये आप देख रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हो, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू जितना है उतना ही इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये टर्म तो ज़्यादा है और ये तो कम है, लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो ये कम है तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है दैट मीन्स ये कम होगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम होगा जी। यानी इसका साफ मतलब है कि v1 क्या होगा वहाँ पर कम होगा और v2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। सो v2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया v1 से। ओके, चाहे आप यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से आप समझ लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, कोई भी फिगर देखकर आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर देके एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि इसका अपोजिट फिगर है। मान लीजिए कि इस तरह का आपका पाइप और यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो ये सेक्शन आपका 1-1 और ये सेक्शन आपका 2-2। तो देखिए, फ्लो हो रहा है मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखने से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेक्शन का एरिया है A1 और यहाँ पर जो A2 एरिया है, ये है एरिया ऑफ फ्लो कहते हैं इसको। मतलब यहाँ पर जो फ्लो हो रहा होगा ना वो इतने एरिया से ही हो रहा है। सो दिस एरिया इज एरिया ऑफ फ्लो एट 1। यहाँ पर भी जो एरिया आप देख रहे हैं उसे भी हम लोग एरिया ऑफ फ्लो कहते हैं, बट कहाँ पर, एट सेक्शन 2। और फिर जो आप वेलोसिटी देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो का वेलोसिटी। आइए देखिए, तो A1 कम है A2 ज़्यादा है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जी, 1/a। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा जी, वेलोसिटी घटेगा। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा v1, ये v1, वो v1 ज़्यादा होगा, v2 कम होगा। v1 ज़्यादा होगा, v2 कम हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ किन के लिए है, लिक्विड के लिए है। गैस के केस में आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। ये सभी चीज़ माय डियर मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है। अभी केस 1 चल रहा है। एक्चुअल में आपका 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, रो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हमने केस लेना शुरू किया। सो दिस इज केस 1। अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा, अगर फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो उस टाइम, मतलब लिक्विड है फ्लूइड, तो उस टाइम रो कांस्टेंट हो जाएगा। तो रो कैंसल आउट हो गया ना माय डियर। तो उस टाइम हमें क्या मिला, A1 V1 बराबर A2 V2, यानी हम लिखेंगे A इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट। यानी उस टाइम रो ए भी बराबर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, उस टाइम A इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे आप लिक्विड के लिए। गैस के केस में आप इसको यूज मत कर लीजिएगा।
गैस के केस में इन सभी चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज मत कर लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ये सभी कॉन्सेप्ट किसके लिए है? लिक्विड के लिए है। अगर किसी पाइप से लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा तब ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दिस, यहाँ पर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। गैस के केस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन फोकस करना होगा। अगर आप कंसंट्रेट होकर अच्छे से वीडियो को देखते हैं, सेशन को देखते हैं, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। आप मेरी हर बात को सुना कीजिए, और जितना भी कंटेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो सभी कंटेंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब इसके आगे मूव किया जाए। देखिए, तो अभी अभी हमने क्या देखा? हमने देखा माय डियर कि लिक्विड के लिए A इंटू भी बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी ये है आपका वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। दिस इज योर वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन, continuity equation for steady and incompressible flow। याद रखिएगा जी, incompressible flow, ओके। ये कॉम्प्रेसिबल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब लिक्विड के लिए, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर इसके आगे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं A इंटू भी बराबर कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस दोनों का यूनिट क्या होगा। ये टर्म हमें क्या देता है? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। यानी ये हमें क्या दे रहा है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। और मीटर क्यूब पर सेकेंड को आप क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम में टाइम से डिवाइड किया गया है, वॉल्यूम में टाइम से डिवाइड किया गया है। सो इस टर्म को आप क्या कहेंगे? भी डॉट। यानी दिस टर्म इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। यानी अब इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए। स्टेटमेंट याद कीजिए, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या देखा था? रो ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और वहाँ पर इस रो ए भी क्या किसके बराबर था? एम डॉट के बराबर था। तो इस यहाँ पर हमने क्या लिखा था? स्टेटमेंट कि अगर फ्लो हो रहा है तो मास फ्लो रेट हर एक सेक्शन पर सेम होगा। तो वहाँ पर हमने सिर्फ क्या देखा था कि वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, मतलब कंप्रेसिबल है या इनकॉम्प्रेसिबल है ये हमें नहीं पता था। तो ये किसके लिए था? फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल, फॉर कंप्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल, क्योंकि हमें वहाँ उस टाइम तक ये पता नहीं था, ठीक है। फिर वहाँ पर हमने क्या किया? जब इनकॉम्प्रेसिबल हमने स्पेशल केस ले लिया तब हमें क्या मिल रहा है? तब हमें मिल रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट। मतलब अगर किसी पाइप में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगा, ठीक है। यानी अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, लिक्विड का यदि फ्लो हो रहा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब यहाँ पर जितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा V1 डॉट, उतना ही यहाँ पर भी वॉल्यूम फ्लो रेट होगा V2 डॉट। यानी V1 डॉट मस्ट बी इक्वल टू V2 डॉट। और V डॉट को आप क्या लिखते हैं? V डॉट को लिखते हैं A इंटू V। यानी ये क्या हो गया? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसी तरह लिखेंगे ना जी। यानी वॉल्यूम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो
rate of volume flow या वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट at any section will be same। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, if the fluid is incompressible, अगर फ्लूइड आपका इनकॉम्प्रेसिबल है माय डियर फ्रेंड, तो वहाँ पर किसी भी सेक्शन पर आप देख लीजिए वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होना चाहिए, यानी भी डॉट सेम होना चाहिए, ठीक है। और भी डॉट को हम क्या लिखते हैं, a इंटू भी लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं a इंटू भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि भी डॉट कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, भी डॉट कॉन्स्टेंट होगा। और भी डॉट को आप क्या लिखेंगे, सिर्फ a इंटू भी कॉन्स्टेंट। यहाँ तक क्लियर है जी? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट आप देख रहे हैं ना, वॉल्यूम फ्लो रेट। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहाँ पर भी आप भी देखेंगे, ये भी वो वेलोसिटी है, और जहाँ पर भी मैं आपको भी को क्रॉस करके लिखता हूँ वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप इसी तरह का चीज़ देखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट देख रहे हैं ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज, और इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं, और इसे हम Q से डिनोट करते हैं, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर वॉल्यूम फ्लो रेट, और वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर क्या होता है, A इंटू भी, यानी डिस्चार्ज बराबर क्या हो गया, A इंटू भी, डिस्चार्ज बराबर A इंटू भी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख लीजिए, भी डॉट कॉन्स्टेंट है, मतलब डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट होगा। डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज का मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है वन डायमेंशन में, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा, और उसी डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं, ए इंटू भी, ठीक है। यानी क्यू बराबर कांस्टेंट बोलिए या ए इंटू भी बराबर कांस्टेंट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए, क्यू बराबर कांस्टेंट है, तो क्यू को हम क्या लिखते हैं, क्यू को हम लिखते हैं ए इंटू भी, तो ए इंटू भी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका डेफिनेशन इस तरह भी हो सकता है कि डिस्चार्ज मस्ट बी सेम इफ लिक्विड फ्लो इज इफ द फ्लूइड फ्लोइंग इज इनकॉम्प्रेसिबल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब देखिए, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, ध्यान से देखिए। आप a इंटू भी बराबर कॉन्स्टेंट बोलिए, या इसी a इंटू भी को हम लोग भी डॉट बराबर कॉन्स्टेंट बोलेंगे, या इसी भी डॉट को हम क्या लिखते हैं, डिस्चार्ज, ये बराबर कॉन्स्टेंट होगा। ये तीनों एक ही बात, a इंटू भी बराबर कॉन्स्टेंट मतलब a1 v1 बराबर a2 v2, v डॉट बराबर कॉन्स्टेंट मतलब v1 डॉट इज इक्वल टू v2 डॉट, फिर q बराबर कॉन्स्टेंट मतलब q1 बराबर q2। तो ये तीनों एक ही है जी, तीनों एक ही है, ठीक है, तीनों सेम चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, 1D कंटिन्यूटी इक्वेशन, 1D कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो।
कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग केस 2 के बारे में बात करेंगे। अभी तक केस 1 चल रहा था ना, अभी तक आपका केस 1 ही चल रहा था, जिसमें हमने लिखा था कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, दैट मीन्स लिक्विड था। अब हम लोग बात करेंगे केस 2। इफ द फ्लूइड इज कॉम्प्रेसिबल, इफ द फ्लूइड इज कॉम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड आपका कॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है माय डियर? गैस। अब देखिए, अगर पाइप से या किसी सेक्शन से गैस का फ्लो हो रहा है तब वहाँ पर, और वो फ्लो मान लीजिए 1 डायमेंशनल हो रहा है, तो वहाँ पर किस कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए। मान लीजिए माय डियर ये आपका पाइप है और यहाँ पर गैस का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर गैस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इस पाइप का इस सेक्शन को आप 1-1 बोल दीजिए एंड इस सेक्शन को आप 2-2 बोल दीजिए। अब सबसे फर्स्ट बात आप एक चीज़ का ध्यान में रखिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, गैस क्या है? कंप्रेसिबल। आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो जब कंप्रेस कर सकते हैं तो क्या उसका डेंसिटी कांस्टेंट होगा? नहीं, मैंने बताया था आपको कि इसका डेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब हर एक सेक्शन पर डेंसिटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ पर डेंसिटी मान लीजिए ρ1 है तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा? ρ2 होगा। अब सोचिए, ये दोनों तो वहाँ पर कैंसल आउट हो गया था लिक्विड के केस में, ρ1 बराबर ρ2 कैंसल आउट हो गया था, बट गैस के केस में तो कैंसल आउट नहीं होगा ना। तो गैस के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा? एक्चुअल जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वो क्या है? ρA भी कांस्टेंट होना चाहिए। आपने यही पढ़ा था ना, ये आपका बेसिक है, एक्चुअल में यही है, फर्स्ट हमारा यही मिला था ना, यहीं से आपने देखा लिक्विड के केस में A इंटू भी कांस्टेंट हो गया था, बट गैस के केस में हम इसका यूज करेंगे। अब इसका ये वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, हर एक सेक्शन पर मास फ्लो रेट सेम होगा, यानी इसका वैल्यू 1 सेक्शन पर कितना होगा? ρ1 A1 V1 और यहाँ पर कितना होगा? ρ2 A2 V2 और यहाँ पर ρ1 ρ2 कैंसल आउट नहीं हो सकता है, तो आप गैस के केस में इसी को यूज़ करेंगे। गैस के केस में बहुत स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो A इंटू भी बराबर कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं और फिर यहाँ से जो मैंने बताया था, अगर वेलोसिटी, अगर एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, वो कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट यहाँ पर लगा देते हैं। ये तो गलत हो जाएगा ना जी, ठीक है। यहाँ से आपने क्या देखा था? A भी बराबर कांस्टेंट है, तभी तो आपने कहा था कि A प्रोपोर्शनल टू 1/v, बट यहाँ कहाँ हो रहा है जी? यहाँ तो ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2 है। तो क्या आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये रिलेशन यहाँ पर भी वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ρ1 ρ2 दोनों है और ρ1 ρ2 आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू ρ2, तो आप इसको कट नहीं कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर कट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का मान लीजिए एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2, यहाँ वेलोसिटी V1 और यहाँ वेलोसिटी V2। तो यहाँ पर आप इस रिलेशन का भी यूज़ मत कर लीजिएगा कि A प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड V प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो आप ऐसा मत बोल दीजिएगा कि V बढ़ेगा तो A घटेगा, V घटेगा तो A बढ़ेगा, ये चीज़ आप मत बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आप यहाँ पर ऐसा कर दिए तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ऐसा कहाँ पर होगा? सिर्फ लिक्विड के केस में। क्यों होगा? तो मैंने आपको बता दिया। और गैस के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि गैस, अगर किसी पाइप में गैस का फ्लो हो रहा है तो आप वही जो बेसिक इक्वेशन था वही उसको यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर हर एक सेक्शन पर ρA भी कांस्टेंट होगा, मतलब मास फ्लो रेट यहाँ पर जितना होगा उतना ही मास फ्लो रेट यहाँ पर होगा। और अगर लिक्विड फ्लो करता है तो वहाँ पर हम लोग, आपका इच्छा है तो मास फ्लो रेट बोलिए, नहीं तो आप वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तब तो आप वहाँ पर मास फ्लो रेट भी बोल सकते हैं और वॉल्यूम फ्लो रेट भी कह सकते हैं।
लेकिन गैस के केस में अगर पाइप में गैस का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ आप क्या कहेंगे कि हर एक सेक्शन पर मास फ्लो रेट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि लिक्विड है या गैस है। अगर लिक्विड होगा तो इस तीनों में से कोई यूज़ कर लीजिए, अगर इस तीनों में से कोई यूज़ कर लीजिए, मतलब ये तीनों डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तीनों सेम है, ठीक है। जो इच्छा है आप यूज़ कर लीजिए। और अगर गैस फ्लो कर रहा है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, इस इक्वेशन को, और जो भी अननोन होगा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमें जितना भी पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जितना भी पढ़ना था हमें, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बट इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में माय डियर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।